हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा। तो आज हम लोग फिर से एक नया और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कार्बन से बने कंपाउंड को अगर कंबशन कराते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो कैसा लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो हीट देगा तो कहां पर ज्यादा हीट देगा, कहां पर कम हीट देगा, इन सभी के बारे में आज डिस्कशन होगा। कैसा फ्लेम होगा इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। एक तरह से ये समझो कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन का, और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही मजेदार है, इसमें आप देखोगे तो इससे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन और हाइड्रोकार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, आपको इसका आंसर आसानी से दे सकते हो आप ये पूरा वीडियो देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और हम लोग मजेदार तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो टॉपिक ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम लोग सिर्फ कंबशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कंबशन होगा तो क्या होगा। इसका केमिकल प्रॉपर्टी और भी बड़ा है, लेकिन उसको डिटेल से हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो जाएंगे। आज जो डिस्कस होगा वो कंबशन बेस्ड पर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंबशन? क्वेश्चन ये है कि कंबशन क्या है, व्हाट इज कंबशन। तो अगर हम लोग बात करें कंबशन की, तो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच हीट एंड लाइट आर गिवन आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बोल सकते हैं आप कंबशन वो है जो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहे और वहां पर वो चीज जले तो ऑफकोर्स वहां पे हीट और लाइट देता है। बहुत सारा चीज ऐसा जलता है। अब कंबशन के लिए कुछ कुछ जरूरी चीज है, वो भी आप समझ जाओ। कंबशन ऐसे नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा। मैं स्टोन लेते आऊं, उसमें आग लगाऊं, उसका कंबशन कराऊं तो नहीं होगा। रीजन क्या है कि वो स्टोन जो है कंबस्टिबल नहीं है। तो कंबशन का कुछ कंडीशंस होता है। कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। वही सब्सटेंस में आग लगेगा जो कि जलने लायक होगा। मैं स्टोन को लेके आऊं और स्टोन को अगर आग लगाऊं तो आग नहीं लगेगा, उसका कंबशन नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज इग्निशन टेम्परेचर। वहां पर मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर होना चाहिए वो जरूर से जरूर होना चाहिए। सपोज करो कि मेरे पास एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर है और उसमें मैं आग लगाने का कोशिश करूं एक मैचस्टिक से। मैचस्टिक से उस बड़े से गट्ठर में आग नहीं लगेगा। वही मैचस्टिक से अगर छोटे से मैचस्टिक के एक तीली को जलाएंगे, मैचस्टिक को जलाएंगे तो वो आसानी से आग लग जाएगा। रीजन है, दोनों में डिफरेंस है कि जो छोटा मैचस्टिक है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, और बड़ा सा जो लकड़ी का गट्ठर है उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा वो आग नहीं लगेगा, कंबशन नहीं होगा। हर डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। और थर्ड चीज है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो सपोर्ट करता है बर्निंग को, ऑक्सीजन जो सपोर्ट करता है कंबशन को, वहां पे ऑक्सीजन का रहना बहुत जरूरी है। हाँ, भले ही कम रहे ज्यादा रहे वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो उससे डिपेंड करता है कि वो कैसा लाइट इवॉल्व करेगा या कैसा हीट इवॉल्व करेगा। बट ऑक्सीजन रहना बहुत जरूरी है कंबशन के लिए। तो ये 3 बेसिक नीड है कंबशन के लिए, या फिर सोच लो ये कंडीशन है कंबशन का। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता, हो सकता है कंबशन नहीं हो। तो ये तीनों चीज को हम लोग लेके चलते हैं। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हीट एंड लाइट इवॉल्व होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहां पर जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच हीट एंड लाइट in the form of flame are given out
हीट और लाइट जो फ्लेम के फॉर्म में आएगा। और अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन कंबशन ऑफ कार्बन का कंबशन होगा तो क्या होगा, कार्बन हो या चारकोल हो, अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलेगा तो सपोज करो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, साथ में हीट भी देगा, लाइट भी देगा। तो जैसे देखो ये कार्बन है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है कार्बन और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, O2 से रिएक्ट करता है, तो उसका जैसे ही कंबशन होगा वो CO2 बनाएगा जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, वहां पर हीट भी निकलेगा और लाइट भी देगा। ऐसे और भी बहुत सारे मेटल हैं जो कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगा। तो ये हीट और लाइट डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन वहां कितना प्रेजेंट है। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां पर लाइट कम मिलेगा, वहां पर हीट ज्यादा मिलेगा, और वहां पर अगर ऑक्सीजन कम है तो वहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, लाइट उस समय ज्यादा मिलेगा और हीट कम मिलेगा। इस तरह करके पहला हम लोग देख रहे हैं कंबशन ऑफ कार्बन। नाउ नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने डिस्कस किया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो उसके लिए। हाइड्रोकार्बन मैंने अच्छे से समझाया है, हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट तरीकों को समझाया है। तो हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन होगा तो क्या हो जाएगा। तो सेकंड है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट देता है। जैसा कि एक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH4 लेते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 पर डिपेंड करेगा। अगर ये CH4 मीथेन इसका नाम होता है, फर्स्ट एक कार्बन के लिए मीथ, और चूंकि ये हाइड्रोकार्बन का एल्केन का पार्ट है तो इसमें ANE ऐड होगा। ये मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेगा और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा चीज है, जितना भी हाइड्रोकार्बन है, जितना भी कार्बन का हाइड्रोकार्बन होगा, जितना भी कार्बन का अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो जितना भी कार्बन वहां पे प्रेजेंट होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स बनाता है। साथ में जितना भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहता है उसका जस्ट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। यहाँ पर जैसे कि अगर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर इसको अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो ये 2s2o से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये पूरा तरीका से, ये कंप्लीट तरीका से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 यहाँ पर लगाना होगा, जिससे ये पूरा तरीका से बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन का एक एटम इधर है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का इधर एक मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पर जितना भी एटम है उसका जस्ट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ऐसा ही होगा। सपोज करो एक और मैं हाइड्रोकार्बन लेके दिखाता हूँ, या नीचे के देखो, नीचे का रिएक्शन अगर यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पे प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब कि C3H8 प्रोपेन है। वो प्रोपेन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है एंड यहाँ पर कार्बन का 3 एटम प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो कार्बन के 3 एटम प्रेजेंट है, तो दूसरी तरफ में कार्बन का 3 मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, 1 2 एंड 3। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा, हाइड्रोजन का 8 एटम अगर प्रेजेंट है इस तरफ में, तो दूसरी तरफ में वाटर का 4 मॉलिक्यूल्स बनेगा, जस्ट हाफ मॉलिक्यूल्स बनता है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन का प्रेजेंट
मतलब कि ऑक्सीजन का टोटल 10 एटम है, 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ये C3H8 रिएक्ट कर रहा है 5 O2 से तो ये 3 CO2 बना रहा है, साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है और साथ में एक एनर्जी रिलीज करता है, उसमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों निकलता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये कार्बन है, ये ब्लैक पार्ट में जो दिख रहा है वो कार्बन है, जबकि जितना भी व्हाइट पार्ट में आपको दिख रहा है वो हाइड्रोजन इसमें जुड़ा रहता है। तो हाइड्रोजन टोटल इसमें 8 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, सब मिला के इसमें 8 हाइड्रोजन जुड़ा होता है और ये जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। और देखो कैसा रिएक्शन करके ये कार्बन मॉलिक्यूल्स ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और CO2 बनाता है। हर कार्बन एटम 2 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ जाता है। हर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है और साथ में हीट एंड लाइट एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। तो ये एनर्जी हीट भी मिलता है और हम लोग को लाइट भी मिलता है। हीट और लाइट डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर कि यहाँ पर जैसा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उस हिसाब से हीट एंड लाइट हम लोग को मिलता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, तो वहां पे ऑफ कोर्स हम लोग को जो हीट होगा वो ज्यादा मिलेगा और जहां पे ऑक्सीजन कम है वहां पर हीट कम मिलेगा। अब बात करते हैं कंबशन ऑफ सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज जलता है, जैसे वुड हो, पेपर हो या कॉटन हो, ये सब अगर जलता है, वुड से जो मिलता है, अगर वो जले तो क्या होगा, यह कैसा दिखेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर सेल्यूलोज के कंबशन पे जाएं, जैसे सेल्यूलोज में वुड हो गया, कॉटन हो गया या क्लोथ हो गया या फिर कोई पेपर हो गया, अगर वो भी जलेगा तो वो भी सेम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हीट एंड लाइट देता है। सिंपल सा चीज है, कार्बन जलेगा तो हीट लाइट जरूर देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एंड हाइड्रोजन भी रिलीज करता है। जैसा कि मैं फॉर्मूला के थ्रू अगर देख सकते हैं तो सेल्यूलोज का फॉर्मूला C6H10O5 अगर ये रिएक्ट करता है, ये सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वुड ले लो, पेपर ले लो या फिर कोई क्लोथ ले लो, वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है या जलता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा, हीट एंड लाइट भी रिलीज करेगा। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। अगर वहां पर ये एक्चुअली एक सेल्यूलोज से बना हुआ है, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है और जब ये जलता है तो इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनता है। ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये रिलीज होकर निकल रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा निकल रहा है। ऑक्सीजन नहीं, वो वाटर वेपर निकलता है जो हाइड्रोजन के साथ रहता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट भी और लाइट भी मिलता है। तो आगे चलते हैं, कंबशन के नेचर पर बात करते हैं। कंबशन एंड द नेचर ऑफ फ्लेम। अगर फ्लेम के नेचर पर, फ्लेम क्या है, तो फ्लेम के बारे में अगर बात करें तो फ्लेम एक तरह का कंबशन के समय में जो हीट और लाइट जिस फॉर्म में निकलेगा वो है फ्लेम। और फ्लेम जो होता है डिफरेंट जगह पर वो डिपेंड करता है कि वहां पर ऑक्सीजन कैसा है, हीट कैसा निकल रहा है, लाइट कैसा निकल रहा है, उसी पर डिपेंड करता है फ्लेम। और दूसरा बात इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कैसा कंपाउंड है, जैसा कंपाउंड होगा उस हिसाब से भी फ्लेम निकलता है। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर फर्स्ट टॉपिक बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ले लें, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया या फिर ब्यूटेन हो गया या फिर कोई नेचुरल गैस हो गया या फिर एलपीजी हो गया, कुछ भी ले लो, इन सभी में इन सब का जो फ्लेम होगा वो ब्लू कलर का होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ एयर में रहता है। एक्सेस ऑफ एयर में होने के वजह से क्या हो जाता है
कि जैसे देखो CH4 है हमारे पास, CH4 अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, साथ में हीट देता है और लॉट्स ऑफ हीट देता है और साथ में लाइट भी देता है। आपके घर में एलपीजी तो जरूर होगा, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखाया है, ये कहीं पर एलपीजी गैस से जल रहा कोई बर्नर है। तो एलपीजी आप ध्यान से देखोगे इस फ्लेम को तो वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा, आपको ये फ्लेम ब्लू कलर का दिखाई देगा। रीजन ये है, ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर एक्सेस ऑफ एयर है। एयर जब ज्यादा मिलता है तो होता क्या है, कहीं पर भी यहां पर ब्लू इसलिए है क्योंकि एयर, इसको एक्सेस ऑफ एयर मिला हुआ है, एयर बहुत ज्यादा मिल रहा है तो इसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है। दो तरह का कंबशन भी होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन कब होता है, जब एक्सेस ऑफ एयर मिल जाए, एयर सफिशिएंट मात्रा में मिलता है, सफिशिएंट अमाउंट में एयर मिलता है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट मात्रा में मिलता है तो उसका कंबशन कंप्लीट होता है और उस समय हीट बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ऐसे समय में हीट बहुत ज्यादा रिलीज होता है और लाइट बहुत कम देता है, और ऐसे समय उस हीट जब ज्यादा निकलता है और लाइट कम देता है तो उस फ्लेम का कलर ब्लू होता है। तो यहां पर हीट बहुत ज्यादा मिलता है। अगर मैं बात करूं एलपीजी के, तो 1 ग्राम एलपीजी का मेन कंपोनेंट जो है वो ब्यूटेन होता है, जिसका फॉर्मूला C4H10 है। और अगर 1 ग्राम अगर एलपीजी जलता है तो वो 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है, 50 किलो जूल एनर्जी पर ग्राम। 1 ग्राम अगर एलपीजी जलता है तो वो 50 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हो कि हाइड्रोकार्बन कितना ज्यादा हीट एनर्जी बना सकता है। हम लोग उसी हीट एनर्जी पर खाना पका लेते हैं। अगर आप कैंडल को जलते हुए देखोगे तो कैंडल में एक ब्लू फ्लेम भी हल्का दिखेगा और येलो फ्लेम का ज्यादा पार्ट दिखेगा। येलो फ्लेम इसलिए दिखता है क्योंकि वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो वहां पर एनर्जी जो है, हीट एनर्जी कम निकलता है और लाइट एनर्जी ज्यादा निकलता है। ओके, और वैसे स्थिति में जो फ्लेम का कलर होता है वो येलो होता है। अब एक और देखो, दूसरा स्थिति क्या होगा, जहां पर लिमिटेड अमाउंट में एयर मिलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन, ब्यूटेन गिव्स स्मोकी फ्लेम। देखो यहाँ पर एक्चुअली अगर देखोगे यहाँ से बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा है। ये स्मोक क्यों निकल रहा है इतना ज्यादा? क्योंकि ये पूरा अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा वुड वगैरह रखा हुआ है, और इसका जो अंदर वाला पार्ट होगा, इसके अंदर में जो पार्ट होगा, जो पार्ट वुड का होगा, इसके अंदर में वहां पर ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहा होगा और ऑक्सीजन का वहां पर कमी हुआ होगा। ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ होगा। इनकम्प्लीट कंबशन है इंटरनल पार्ट का, और जबकि एक्सटर्नल पार्ट का जो होगा वो कंप्लीट कंबशन होगा। कहीं पर देख लो आपको कंबशन देखने को मिल रहा है, जहां पे कंबशन देखने को मिल रहा है वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। कंप्लीट कंबशन अगर हो रहा है तो ऑफ कोर्स वहां पर हीट ज्यादा होगा, और जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है वहां पे ज्यादा कम हीट होगा। तो इस दोनों के मिक्सचर से स्मोक निकलता है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करता है। तो ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन। अगर बात करें इथीन की,
बर्न विद द लुमिनस येलो स्मोकी फ्लेम। अगर इथीन को जलाते हैं तो आपको जो ऐसा कि दिख रहा है ये येलो कलर का लाइट और साथ में स्मोक निकलेगा। इथीन का फॉर्मूला अगर लिखें तो C2H4। अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनाएगा। तो ये इथीन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, साथ में हीट भी रिलीज करेगा और लाइट भी रिलीज करेगा। लेकिन हीट जो होगा यहाँ पे बहुत लेस क्वांटिटी में होगा और लाइट यहाँ पर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लाइट एनर्जी यहाँ पर ऑफकोर्स ज्यादा होगा और हीट एनर्जी यहाँ पे ऑफकोर्स कम होगा। और ये जब भी निकलेगा स्मोक के साथ निकलेगा और इसका स्मोक का कलर ब्लैक होगा। ओके, तो ये बात याद रखनी होगी आपको। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सच फ्यूल पे जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है या फिर कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब अगर जलता है तो ये इसके साथ जो है ना, कोल और पेट्रोलियम के साथ नाइट्रोजन मिला होता है, सल्फर मिला होता है और इसका जब कंबशन होता है नाइट्रोजन सल्फर के साथ मिला होता है और इसका जब कंबशन होता है तो इसका रिजल्ट क्या है कि सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। तो ये सब इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो जैसे कि इंडस्ट्री को देख रहे हो, इंडस्ट्री में कोल को जलाया जा रहा है और बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा है। ये स्मोक में सल्फर रहता है और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। तो अगर ऐसा स्थिति बनाता है तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है, N2O2। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा पॉइजनस है। पॉइजनस, बहुत ज्यादा पॉइजनस नहीं बोल सकते, ये इन्वायरमेंट को इन्फेक्ट करता है। इफेक्ट क्या करता है, जब ये एयर में फैल जाएगा तो ये एयर में घुल जाएगा और एयर में प्रेजेंट रहता है H2O। अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की, अगर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड कुछ भी हो अगर बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कुछ भी बनता है, SO2 का रिएक्शन अगर करवाते हैं O2 से तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ओके, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या करता है, एयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में एयर में रिएक्ट कर लेते हैं और सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स से तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है या फिर सल्फ्यूरियस एसिड बनाता है। और ये सब मेजर रीजन है एसिड रेन का। और एसिड रेन अगर होता है तो ऑफ कोर्स वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। इससे प्लांट्स को हार्म होता है, इससे इंसान को हार्म होता है, इससे बहुत सारे बिल्डिंग को भी हार्म हो रहा है। जैसे कि इंडिया में ताजमहल बहुत फेमस जगह है और ताजमहल पर येलो लेयर दिखाई देने लगा है। उसका रीजन यही है कि एसिड रेन वहां पर होता है अक्सर, जिसकी वजह से वो संगमरमर पर येलो लेयर आ गया है। तो ये सब खतरनाक है। जैसे नाइट्रोजन भी अगर रिएक्ट करेगा वाटर से तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो ये बनाता है नाइट्रिक एसिड, जो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सब एसिड रेन का कारण बनता है। तो सिंपल सी बात ये समझते हैं कि अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है। जितना ज्यादा आप बड़ा हाइड्रोकार्बन लोगे उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर घर में किसी घर में कैंडल जलता है तो कैंडल पेंटाकोसेन से बना होता है, C25H52। ये ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 25 मॉलिक्यूल्स बनता है, साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर
का भी बनता है और साथ में हीट निकलता है और लाइट भी देते हैं। लेकिन देखोगे यहाँ पे पेंटाकोशन कैंडल को जब जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वायरमेंट में जाता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो इन सभी बातों को हम लोग को ध्यान रखना होगा। आप हाइड्रोकार्बन को जितना कम हो सके उतना कम यूज करना चाहिए, कम जलाना चाहिए, जिससे कि हम लोग इस अर्थ को थोड़ा और अच्छा बना सकें, इस अर्थ के एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकें। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कार्बन का और भी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।